बैक टू माई चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को। तो सबसे पहले तो बॉडी फ्लूइड्स को देखते हैं एंड देन सर्कुलेशन को। देखो, हम सबको पता है कि हमें न्यूट्रिएंट्स हो गए, हमारे ऑक्सीजन हो गए, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस जो है उसको हमें अपनी बॉडी को देना होता है, या फिर जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको बॉडी से रिमूव करना होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है कि रिमूवल करना बॉडी से वेस्ट को, या फिर बॉडी में जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको अपन को ऐड करना, तो ये सब किस चीज़ की वजह से होता है? ये सब होते हैं हमारे स्पेशल फ्लूइड्स की वजह से, हम कह सकते हैं, जो कि हमारे होते हैं कौन से, ब्लड एंड लिम्फ। ये दोनों ऐसे फ्लूइड्स हैं, ऐसे स्पेशल फ्लूइड्स हैं जिनकी मदद से हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो बन रहा है या जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे बॉडी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हर एनिमल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे कि अगर आप देखें बच्चों, ठीक है, अगर आप देखें एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए एंड सिलेंट्रेट्स हो गए, ये अपने वाटर को, वाटर वेस्कुलर कैविटीज होती है इनके पास, जिनकी मदद से ये सिंपली अपने जो भी वेस्ट होता है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो कि उनके लिए ज़रूरी होती हैं, उनको अपनी बॉडी कैविटी में अंदर ले लेता है। लेकिन अगर हम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनके पास स्पेशल फ्लूइड्स पाए जाते हैं जो कि उनकी बॉडी में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सच मटेरियल, हमारे दो मटेरियल, एक तो हो जाएगा हमारे यूजफुल जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स हो गए और अदर, और एक हमारे हो जाएंगे हमारे लिए डैमेजिंग, जो कॉज करेंगे उनको बाहर निकालने वाले। तो ये दोनों सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल फ्लूइड्स, जिनको हम कहते हैं ब्लड है और लिम्फ है। ठीक है, अब मैं अगर ब्लड की बात करूं तो ब्लड मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है, जिससे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो अपना जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं। अनदर बॉडी फ्लूइड दैट इज लिम्फ, ये क्या करता है, ये भी बहुत सारे सर्टेन सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। ये मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम ब्लड के डिस्कशन पर चलते हैं। देखो, अगर हम ब्लड की बात करें तो जो हमारा जो ब्लड होता है ना, वो 100% है हमारी बॉडी में। ठीक है, जिसमें से बच्चों, जिसमें से 55% का डिवीजन है एंड 45% का डिवीजन है। यहाँ पर 50% जो हमारा ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है। 50% हमारा ब्लड कंसिस्ट करता है प्लाज्मा, 45% ब्लड हमारा कंसिस्ट करता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम किस किस को ले लेते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लेते हैं आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को एंड प्लेटलेट्स को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से कंसिस्ट करता है, जिसमें से प्लाज्मा जो होता है वो 55% ऑफ द ब्लड होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं ये 45% ऑफ द ब्लड हो जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लाज्मा की। जब से सुनाई पड़ रहा है, प्लाज्मा की ही बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट है कि ये स्ट्रॉ कलर्ड होते हैं, विस्कस होता है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा होता है, डेटा याद करना बहुत ज़रूरी होता है कि 90 to 55% ऑफ द ब्लड का प्लाज्मा ही होता है, जिसमें से प्लाज्मा के अंदर भी अगर हम देखें, ठीक है, अगर मैं एक प्लाज्मा के अंदर भी देख रही हूँ तो मुझे प्लाज्मा के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि मेरे प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, कि मेरे प्लाज्मा के अंदर मुझे ये देखने को मिलेगा कि 90 से लेकर, जगह नहीं, ठीक है, 90 से लेके 92% तक मेरे
ब्लड में क्या है, वाटर, प्लाज्मा में क्या है, वाटर, और 6 to 8% मेरे प्लाज्मा में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। मच्छर आ रहे हैं क्या? ओके, ठीक है, जिसमें से 6 to 8% अपने पास क्या है, 6 to 8% अपने पास है प्रोटीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, प्रोटीन्स में भी हमारे पास 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड अपने पास ग्लोब्यूलिन। ये 3 तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि मेजर प्रोटीन अपने पास होते हैं। ठीक है ना, एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं। फिब्रिनोजन का फंक्शन होता है कि ये क्लॉटिंग और कोagulation में हेल्प करता है ब्लड का। ग्लोब्यूलिन प्राइमरली इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है ना, कोई भी अगर एंटी कुछ भी आपने बॉडी में आ गया, ठीक है ना, यानी कि कोई भी एंटीजन मान लीजिए, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी अगर पैथोजन आ गया हमारी बॉडी में, तो उससे फाइट हमारा कौन करता है, ग्लोब्यूलिन करता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, और हमारे पास फिब्रिनोजन क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, प्लाज्मा में कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, HCO3 हो गया, क्लोरीन हो गया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये भी हमारे प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हमने लाइन लिखती है, इतने में एनसीईआरटी लिखती है कि अगर हमने प्लाज्मा में से अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास जो फाइनल जो बचता है उसको हम कहते हैं सीमेन। ठीक है, जिसमें कोई भी क्लॉट, सीरम सीरम सीरम, सीमेन नहीं, सीरम सीरम। तो प्लाज्मा में से प्लाज्मा में से अगर मैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर हटा देती हूँ, तो जो मेरे पास बाद में बचता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिरप। ठीक है, जा रही, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ठीक, अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड को बनाने में, मतलब ब्लड का एक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट्स अपने पास होते हैं जो कि हमें पता होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। मैं नहीं बंद कर रही, चल कर दूंगी, कर दूंगी। ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ठीक है, हमारे पास 3 तरीके के ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज जो होते हैं, आरबीसीज जो होते हैं वो हमारे होते हैं इरेथ्रोसाइट्स। क्या होते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज अपने पास होते हैं ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स अपने पास होती है थ्रोम्बोसाइट्स। एनसीईआरटी सिर्फ ल्यूकोसाइट्स और इरेथ्रोसाइट्स लिखती है, थ्रोम्बोसाइट्स नहीं लिखती।
थ्रोम्बोसाइट्स हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है ना, कलेक्टिवली हम इनको फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। ये हमारे ब्लड का 45% जो होता है हमारे ब्लड में, उतनी जगह को घेरता है, यानी कि 55% हमारा प्लाज्मा था। ठीक है, प्लाज्मा हमारे पास था 55% और 45% हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। 55% हमारे पास क्या होते हैं, 55% हमारे पास फॉर्म एलिमेंट होते हैं, और ये दोनों मिलकर हमारे ब्लड को बनाते हैं। ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स की बात करें तो जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं। मोस्ट अबंडेंट यानी कि ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हमारे पास होते हैं। ठीक है ना, रेड ब्लड सेल ऑब्वियसली खून सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, अब एक अगर हम हेल्दी एडल्ट की बात करें तो उसके पास ऑन एन एवरेज 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होती है, यानी कि 5 से 5.5 मिलियन तक की आरबीसी प्रेजेंट रहती है पर 100 mm³ ऑफ ब्लड में। ठीक है, इससे कम होती है तो इश्यूज हो जाते हैं कुछ, उसके लिए हमको कार्ब्स, प्रोटीन या फिर कोई ऐसी चीजें लेनी चाहिए जिससे हमारा खून बढ़े, जैसे कि चुकंदर, अनार, कार्बोहाइड्रेट्स। आरबीसीज जो होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं रेड बोन मैरो में, यानी कि आप मान लीजिए हमारे पास ये बोन मैरो है। ठीक है, ये हमारा बोन है, इसमें बोन मैरो होती है, तो रेड बोन मैरो में क्या पाया जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो रेड बोन मैरो में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है। जो हमारी आरबीसीज होती है ये न्यूक्लियस लेस होती है, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस ना होना, इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है ना, देखो खुद समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए हमारे हमारी रगों रगों में खून बह रहा है, तो अगर खून मतलब जो आरबीसी है उसका साइज अगर इतना बड़ा होगा तो खून बहने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी जो हाथ की स्पेसेस है थोड़ी थोड़ी कम कम है, तो इतनी पतली स्पेस से जाने के लिए इसको चपटा होना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस इसमें से हटा देंगे, तो न्यूक्लियस हट जाएगा तो एक फ्लैट शेप अटेन कर लेगी, तो आसानी से इसके अंदर से ये बाहर निकल सकती है। तो न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकनकेव होती है शेप में, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, न्यूक्लियस को हटा दिया है। ठीक है, न्यूक्लियस को आपने हटा दिया है तो कुछ ऐसा शेप जो है वो बन जाता। न्यूक्लियट को हटाने में मान लीजिए थोड़ी खींचतानी हो गई थी। ठीक है, रेड कलर के होते हैं, ऑब्वियसली बात है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है तो रेड कलर के होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जिसके अंदर आयरन आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो लाल दिखता है। ठीक है, हेंस द कलर ऑफ दीज सेल्स आर रेड। हीमोग्लोबिन की बात करें तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, 10 के ऊपर हो सकते हैं, 10 से नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम है। इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि जो आरबीसी होती है उनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराना एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस जो फंक्शन है वो हमारी आरबीसीज ही कराती है, क्योंकि आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे जो आरबीसीज है, ठीक है ना, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है अपने पास, इसकी 4 सीटें होती है। ठीक है, अपन 4 सीटें बना लेते हैं इसकी। यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तो 4 सीट जो है वो बाइंड कर जाएगी हीमोग्लोबिन से। तो मेन फंक्शन जो है वो है अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, आरबीसीज जो होते हैं उनका एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें, यानी कि वो कब तक जिंदा रहती है, तो 120 दिन तक। मतलब अगर आप किसी को खून दे रहे हो तो एक तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लो या हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।
और जो आपका आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन काउंट है वो अच्छा खासा होना चाहिए। और पीरियड्स के टाइम पे कभी ब्लड नहीं डोनेट करना चाहिए किसी भी इंसान को, तो इससे सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, बस आप यही समझ लो। अब आपने जब एक बार आपका ब्लड दे दिया, ठीक है, तो आपकी जो आप जो हो वो 3 से 4 महीने के बाद ही दूसरे टाइम पर ब्लड दे सकते हो, क्योंकि 3 से 4 यानी कि 120 दिन के बाद, क्योंकि जो है अपनी आरबीसी जो है वो तो मर जाती है, तो अब वो बनेंगी भी 120 दिन ही बाद। तो आप जब एक बार ब्लड दे देते हो तो 3 से 4 महीने बाद ही आप ब्लड और जो है वो दे सकते हैं। ठीक है ना। और ये कहाँ मरती है भाई, अब हम मरते हैं तो शमशान घाट जाते हैं। अब आरबीसी बेचारी जो है वो जाती है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है, जिस जो कि है स्प्लीन, वहां पर जाके मर जाती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इरेथ्रोसाइट्स क्या होती है। ठीक है, एक बार हमें ना इसका रिवीजन करते हैं, रिवीजन से हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आप बताना, हमने कंपटीशन करते हैं हम दोनों, आप अपने पेज में लिखना और मैं इधर लिखूंगी, और देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है। इरेथ्रोसाइट्स के सारे पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो इरेथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो अपने पास जो होते हैं, ये इनको अपन बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स भी इनको बोला जाता है। 5 to 5.5 मिलियन अपने पास होते हैं। ठीक है ना, 5 to 5.5 मिलियन होते हैं। ये रेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसमें आयरन आयरन होता है। और जो आरबीसी होता है उनका मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कराना मेन फंक्शन होता है। जो हमारी आरबीसीज होती है ये डिवॉइड होती है ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। बाय कनकेव शेप इनके पास यहाँ पर होता है, ऑलमोस्ट हर मैमल में पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक एवरेज इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम पर MM³ होना चाहिए। बस हो गया, डिवीजन हो गया। मैंने सबसे पहले लिखा होगा। तो इरेथ्रोसाइट्स जो होती है उनको रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। मोस्ट अब्यूडेंट होती है हेल्दी एडल्ट में। 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज जो है वो पाई जाती है। ठीक है, रेड बोन मैरोन बनती है, यही चीज भूले थे बस। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता अगर हम मैमल्स की हमारी बात करें तो। बाइकनकेव होती है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो रेड होता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इंडिविजुअल में पाया जाता है। इनका मेन सिग्निफिकेंट रोल जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस का होता है। आरबीसी की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है 120 डेज की होती है। ये डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन में, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। सब कवर हो गया था, बस एक चीज यही कवर नहीं हुई। ठीक है, अब हम ऐसे ही ल्यूकोसाइट का करेंगे, फिर अक्षिता मैडम की टेक्निक है। ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। देखो, ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं अपने पास वो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इनको व्हाइट बोला गया है, यानी कि ये हमारे कलरलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं थे। अब आरबीसी लाल क्यों थे? क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन था। अब डब्ल्यूबीसी के पास हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो कलरलेस हो गया, ऑब्वियसली बात है भाई। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है ना, कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 6 से 8 हजार ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पर MM³ ऑफ ब्लड में। 6 हजार से 8 हजार प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि आप देखो इनका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म करना। एक बार मार देंगे तो शायद वो खत्म हो जाता हो, मतलब कोई पैथोजन आया बाहर से, उसको एक डब्ल्यूबीसी ने मारा, अब वो खुद मर गया उसको मार के, तो फिर दूसरा आएगा। तो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। फिर जो डब्ल्यूबीसीज के अब दो दो हिस्से हो जाते हैं डब्ल्यूबीसीज के। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होते हैं इग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिसमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होता। तो ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स की अपने पास दो डिवीजन बनते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको डिवीजन जो है इसमें मैं एक और पेज लूंगी, हेडलाइन। ठीक है, तो देखो, डब्ल्यू अपने पास दो तरीके की है। इसको बिगाड़ते हैं, सही पकड़ा है आपने। डब्ल्यू
लैपटॉप भरा है, वर्कबोर्ड भरा है। लैपटॉप पढ़ना है। नहीं। हाँ। नहीं। नहीं। चला लूंगी मैं तो। मैं ना बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, आपके सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, WBCs की बात करें, WBCs को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स और अपने पास ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है ना। जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। अगर हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें, कुछ नहीं, मेरी तो जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उसमें अपने पास दो कैटेगरी आती है, ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स की, और ग्रैन्युलोसाइट्स में तीन आती है, न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। सबसे ज्यादा अब्यूडेंट न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर अपने पास होते हैं। तो मैं जिस कलर से इस पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है, तो इसकी कैटेगरी को भी मैं ऑरेंज कलर से हाईलाइट करूंगी, यानी कि ग्रैनुलोसाइट तीन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। वहीं पर जो अपने पास ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ओके, जहां से हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है ना, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। इस बार आएगा, देखो इससे आएगा, इससे, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। 60 से 65% तक प्रेजेंट होते हैं ऑफ टोटल आरबीसी। बेसोफिल्स जो होते हैं वो बहुत ही मतलब तब पाए जाते हैं जब कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है ना, तब आपके बेसोफिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेसोफिल जो है वो बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं। कभी कभी जैसे कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स हो गया है, आपको कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है गलती से, तो उसके अगेंस्ट में बेसोफिल जो है वो तैयार होते हैं। तो ये 0.5 to 1% होते हैं। 0.1 to 1%। अरे वो पीछे से आई भाग गई, और रुचि की मम्मी ने बताया कि नहीं, रुचि की मम्मी भी अच्छे से छुड़ा दिया, अम्मा से ही छुड़ा। देखो मेरे मत करना, क्या हो गया, मेरे मत करना, मैं परेशान हो गई, वैसे हल्का सा एक लगा और एक फोटो ले लो आप। ले आ जल्दी जल्दी पापा ये जलन बच्ची है ना, एक जलन मत रही मेरे को, जल्दी जल्दी है ना, एक बार बोलो एक कर दे रहे हैं कितने लगा कितने हो जाए, ये लग वाला है, अच्छा है, कहाँ वो निकल गई, ऐसी होती है, उसी का वही तो बात। अच्छा ढंकड़ा लगा, ढंकड़ा। दीदी नाटक कर रही है, मेरे को लगाओ। बस हो गया फिर पापा को लगाऊं, उसके बाद आज तो मम्मी पापा जैसे ही आए ना छुपके से लगा दिया। ठीक है, अभी तुझे तुझे देख रही थी, गई नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं हूँ। बस कह रहे रुचि की मम्मी कह रहे भैया मेरे को डेट नहीं क्या सारा ही ले तो अब चले पूछा ना डांस करो पूरा, और पूरा लाल की मैंने अभी ना के आई थी, एक तूने मेरा बर्बाद, मैंने कमाल दिया चढ़ाई कंपनी कंपनी बाबा दूध की बोली नहीं, वही कैसे बोला, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। सॉरी गाइस, नहीं ले रही पैसा।
ऐसे कलर अच्छे लगे यार, ये कलर अच्छा लगा। हाँ जाओ जाओ बोले। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी चीज की। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की हमने बात कर ली, मोस्ट अबंडेंट होते हैं 60 से हर बात कुछ नहीं होती, रंग लग गया गाइस। 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। बेसोफिल्स अपने पास इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं 0.5 to 1%। इजनोफिल्स आर 2 to 3%। इजनोफिल्स आर 2 to 3%। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फेगोसाइटोसिस जो अमीबा करता है, गुल्लू 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 बच्चा है। ठीक है, ओके 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 ओके। बेसोफिल्स क्या करते हैं, सिक्रीट हिस्टामिन, सर्टोनिन, हेपारिन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। इजनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो उसको रेजिस्ट कौन करते हैं, हमारे एलर्जिक रिएक्शंस में कौन इन्वॉल्व होते हैं, इजोनो फिल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं। ये टू मेजर टाइप्स के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि आपको 12th में पढ़ने पड़ते हैं। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। यहाँ पर अपना जो है डब्ल्यूबीसीज भी खत्म होता है। लास्ट पढ़ते हैं जल्दी से प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स की जल्दी से चर्चा करी जाएगी। प्लेटलेट जो होते हैं ये थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स इनको कहा जाता है। ये जो होते हैं ये अपने सेल फ्रेगमेंट से मिलकर बनते हैं, जो कि होते हैं मेगा कैरियोसाइट से मिलकर बनते हैं। बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं। इनके फ्रेगमेंटेशन से हमारे प्लेटलेट्स तैयार होते हैं। तो किसके फ्रेगमेंटेशन से प्लेटलेट्स तैयार होते हैं, मेगा कैरियोट्स। मैं नहीं खाएगा, मैंने दाल चावल नहीं खिलते यार, क्यों नहीं खिलते? ठीक है, अपन मेगा कैरियोट्स की बात करें तो मेगा कैरियोट्स में जब फ्रेगमेंटेशन होता है, दिखाई नहीं, ठीक है, मेगा कैरियोट्स में जब फ्रेगमेंटेशन होता है उससे हमारी प्लेटलेट्स जो है वो तैयार होती है। ठीक है, ये हमारी 1 लाख से 3 लाख के बीच मतलब उसमें होती है। ठीक है, आप पढ़ लेना। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर प्लेटलेट्स का नंबर गलती से कम हो जाएगा तो एक्सेसिव लॉस होगा ब्लड में, बॉडी में ब्लड का। ठीक है ना, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी ब्लड। ठीक है, फिर अपने पास बात करते हैं अपन ब्लड ग्रुप्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से 1 घंटे बाद अपन क्या लेंगे, छोटा सा 5 मिनट्स का अपन लेंगे ब्रेक। तो सबसे पहले अभी अपन करते हैं ब्लड ग्रुप्स की चर्चा। देखो, ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ये डिफर करते हैं सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट आर एबीओ आर एच ब्लड ग्रुप्स। ठीक है ना। तो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप अपने पास होते हैं। ब्लड ग्रुप जो है वो अपने पास 2 होते हैं। एक होता है अपने पास आर एच ब्लड ग्रुप और एक होता है अपने पास एबीओ ब्लड ग्रुप, आर एच ब्लड ग्रुप। अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये होता है किसके बेसिस पे, ये होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आती है। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। 2 सरफेस एंटीजन के प्रेजेंस या फिर एब्सेंस, यानी कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, उसके बेसिस पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करी जाती है। अब सबसे पहले एंटीजन क्या होते हैं पहले तो वो समझ लो। एंटीजन्स अपने पास वो केमिकल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई बाहर से अपने पास पैथोजन आ गया बॉडी में, तो एंटीजन जो कि आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होंगे वो उस पैथोजन को किल कर देंगे। तो ये वो होते हैं। ठीक है, ये हमारे आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेमली ए एंड बी एंटीजन अपने पास होते हैं। ठीक है, अब देखो
जो प्लाज्मा होता है वो ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडीज कंसिस्ट करता है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। देखो एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स होती है जो कि एंटीजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करती है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन आता है कि एंटीजन तो फिर अपने आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन है तो उसको ही खत्म कर देगी, तो नहीं, हमारा देखो ये आरबीसी का सरफेस है, अब ध्यान से समझो, ये हमारा आरबीसी का सरफेस है। आरबीसी के सरफेस पे दो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है, और दो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये है हमारा आरबीसी। अब आरबीसी के सरफेस पे गलत बना दिया मैंने इसको प्लाज्मा में होती है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे अपने पास लोकेटेड है एंटी बॉडी, ठीक है ना, और प्लाज्मा में बाहर होता है प्लाज्मा, सॉरी मैं पागल हो चुकी हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ कहीं मान लीजिए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो कभी भी एंटीबॉडी अपने एंटीजन को हार्म नहीं करती, यानी कि अगर ये एक इंडिविजुअल की आरबीसी है, किसी भी इंडिविजुअल की आरबीसी है, तो जो एंटीबॉडी जो कि बाहर प्रेजेंट है प्लाज्मा में, वो अपने एंटीजन को कभी भी हार्म नहीं करती है। अगर बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है, मान लीजिए कि हमें ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, एक ब्लड ग्रुप ए है और एक बी ब्लड ग्रुप है, अगर हमने बी ब्लड ग्रुप का फ्यूजन करवा दिया ए ब्लड ग्रुप के साथ, यानी कि अगर हमने बी ब्लड ग्रुप दे दिया ए को, तो क्या होगा, वहां पे क्लम्बिंग हो जाएगी, वहां पे लड़ाई हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि बी ब्लड ग्रुप के पास जो है वो बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, और बी एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी मार देगी बी एंटीजन को, क्योंकि उसको तो लगेगा कि अरे ये तो दूसरा एंटीजन आ गया, क्योंकि मेरा जो एंटीजन है वो तो घर में बैठा हुआ है, फिर दूसरा कहाँ से आ गया, तो ये इस बी ब्लड ग्रुप को ऐसे मार डालेगी, ठीक है, और ये खत्म कर देगी। इसलिए कभी भी ए ब्लड ग्रुप वाले जो इंसान है वो बी ब्लड ग्रुप से, अब बी ब्लड ग्रुप वाले जो इंसान है वो ए ब्लड ग्रुप से कभी भी ब्लड नहीं लेते हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड, ए बी ओ, ठीक है ना, चार अपने पास एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पर 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ए बी ओ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब बन रही है मम्मा, मम्मा आ गया। अब एक काम करो, आप भी पानी पी लो, मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, अपने पास ये टेबल 15.1 में दिया है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ओ, ठीक है ना। ओके, अब हाँ, तो ये तो आप पढ़ ही लोगे, क्लम्बिंग वगैरह हो जाती है, इसलिए ब्लड ग्रुप को आराम से देखना चाहिए और केयरफुली मैच करके ही ब्लड जो है वो एक दूसरे को देना चाहिए, नहीं तो फिर क्लम्बिंग वम्बिंग हो जाती है, जॉन्डिस अनीमिया भी कॉज, कुछ भी मतलब जॉन्डिस तो कॉज होता है, इतना तो है, ठीक है ना। अब इस चार्ट को अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको ब्लड ग्रुप का और ना ही आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का कोई भी केस समझ में आता है, ठीक है, ये मतलब नहीं आता समझ में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी, यानी कि चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है ना। सरफेस पर जो एंटीजन होंगे वो उनके ब्लड ग्रुप जैसे ही प्रेजेंट होंगे, यानी कि ए ब्लड ग्रुप के सरफेस पर ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप के सरफेस पर बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप के सरफेस पर ए और बी एंटीजन, बट ओ के सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, रिमेम्बर दिस थिंग, ओके। ए ब्लड ग्रुप के सरफेस पर एंटी बी, एंटी है ना, अगेंस्ट है भाई, ठीक है ना, तो एंटी बी, एंटी ए, नेल कोई भी नहीं होता, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी ना, दोनों हार्म हो जाएंगे, फिर ए बी ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एंटीबॉडी जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप के पास नहीं होती, यहाँ पर एंटी ए एंड एंटी बी प्रेजेंट होते हैं। डोनर्स ग्रुप की बात करें
तो जो ए ब्लड ग्रुप होते हैं उनके पास, जो उनको सिर्फ और सिर्फ इनका खुद का ब्लड ग्रुप वाला इंसान ही ब्लड दे सकता है, नहीं तो ओ दे सकता है। बी जो है, बी के पास बी और ओ दे सकता है, ए बी ओ। अब देखो मेरे पास एक चीज इसमें, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। अगर मैं ए का जो है आरबीसी का सरफेस बनाऊं, ठीक है ना, ए ब्लड ग्रुप के आरबीसी का मैं सरफेस बना रही हूँ, ठीक है। तो देखो, ए ब्लड ग्रुप है अपने पास। अगर मैं ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान का आरबीसी बनाऊं, तो ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान के सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगा, इसके आरबीसी के सरफेस पर, ये अपनी आरबीसी है, तो इसके आरबीसी के सरफेस पर एक तो एंटी ए प्रेजेंट होगा, एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, और बाहर जो प्लाज्मा है, और बाहर मान लीजिए हमारे प्लाज्मा है, तो यहाँ पर प्लाज्मा में एंटी बी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, एंटी बी प्रेजेंट होंगी। तो ये एक हमारा वो होता है, ठीक है ना। ओके, अब ये कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया था कि बी ब्लड ग्रुप वाला कभी भी ए को नहीं दे सकता, नहीं तो क्लम्बिंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बी एंटीजन है ना आरबीसी, बी ब्लड ग्रुप के आरबीसी पर। तो ए एंटी जो बी है वो तो इसको अनजाना मानेगी, तो उसको मार देगी, इसलिए ठीक है। और ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ जो बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखी होती है जो आपको याद करनी होती है। यहाँ पर ए बी जो होता है उसमें से ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ठीक है ना। और ओ में से ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, बस यही बात याद रखनी थी। अब अपने पास आती है आर एच ग्रुपिंग की, ठीक है ना। आर एच ग्रुपिंग जो होती है इसमें से आर एच फैक्टर, आर एच का नाम होता है, आर एच फैक्टर इनके पास लगता है। तो अनदर एंटीजन, ये एक और एंटीजन होता है जो कि होता है आर एच एंटीजन, जो कि एक बार प्रेजेंट था रीसस मंकी में, तो वहां से ही हमने आर एच निकाला था। ये भी हमारे आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। 80% लोगों में आरबीसी, सॉरी, आरबीसी के सरफेस पर आर एच फैक्टर पाया जाता है। जो इंडिविजुअल्स के सरफेस पर, ठीक है ना, जिस इंडिविजुअल की आरबीसी के सरफेस पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप के सामने पॉजिटिव आएगा। और आरबीसी, जिस इंसान के आरबीसी के सरफेस पर आर एच जो है वो अगर एब्सेंट है, तो उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है उसके सामने नेगेटिव आ जाएगा। आप सुनते होगे ना कि जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है, तो किसी का ए नेगेटिव होगा, किसी का कुछ होगा। तो ये जो ए नेगेटिव और पॉजिटिव लग रहा है ना, ये आर एच के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ही लग रहा है कि आरबीसी के सरफेस पर आर एच प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है ना। तो आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव आ जाते हैं। अगर मान लीजिए गलती से क्या हुआ, भावनाओं में बहकर अगर एक आर एच नेगेटिव पर्सन जो है उसका जो ब्लड है उसका फ्यूजन अगर आर एच पॉजिटिव ब्लड के साथ करा दिया, ठीक है, अगर आर एच नेगेटिव पर्सन का जो ब्लड का जो फ्यूजन है वो अगर एक आर एच पॉजिटिव ब्लड के साथ करा दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ स्पेशल एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है जो कि आर एच एंटीजन के अगेंस्ट फॉर्म होती है, जो कि क्या करती है, मतलब ये जो है ये एंटीबॉडीज बनाती है आर एच एंटीजन के अगेंस्ट और उसको मार डालती है। इसका ही एक ऐसा केस आता है जो कि होता है आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। और स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकम्पेटिबिलिटी आता है मिसमैचिंग। आंटी की आवाज सुनी तूने? नहीं। रोटी रोटी चिल्ला रही है। कौन सी? जाओ ना। दो रोटी चाहिए, ठीक है।
सचिन आवाज नहीं आ रही लैपटॉप में। फिर वही कहता अरे यार वहीं जा। साइलेंट देवी देख लो आप पहले। क्या डालती क्यों है साइलेंट पे? ठीक है, तो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी का जो है अच्छा, ठीक है। क्या अपन बात करते हैं आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, जो कि एक स्पेशल केस आता है। आर एच जो है पर्सन, अगर एक नेगेटिव आर एच नेगेटिव पर्सन अगर एक आर एच पॉजिटिव के साथ फ्यूजन कर ले तो देखो, आर एच नेगेटिव का मतलब है कि इसके आरबीसी के सरफेस पर आर एच जो है, आर एच फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से इसको आर एच नेगेटिव बोला गया है। और आर एच पॉजिटिव इसलिए बोला है क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर आर एच प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जब होता है जब एक आर एच नेगेटिव ब्लड जो होता है ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, वो आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस के साथ जब मिक्स हो जाता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्यूट सी कहानी है। ठीक है, तो उसमें आपको समझाती हूँ। तो मिनट इसको बस स्टार्टिंग कर लूँ जिससे लिखा था यार मैंने पूरा, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास हम एक शीट लेते हैं, शीट में आपको समझाते हैं, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, डाउट नहीं आएगा। देखा तुम, मैं उठाती हूँ तुमको। ओके बाय। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आर एच इन कैपेबिलिटी, आर एच इन कंपेटेबिलिटी, आर एच इन कम फ्लैटेबिलिटी। ठीक है ना, स्पेलिंग गलत हो सकती है मुझे पता है। ठीक है, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी होती है जब एक आर एच नेगेटिव पर्सन एक आर एच पॉजिटिव के साथ में क्या कर लेता है, कुछ कर लेता है। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है यहाँ पर, मान लीजिए एक आर एच, अपन कराएंगे शादी। ठीक है, एक आर एच पॉजिटिव और एक आर एच नेगेटिव दीदी के शादी कराएंगे। यहाँ पे देखो, शादी हुई, शादी हुई तो बच्चा हुआ। तो यहाँ पर आर एच नेगेटिव क्यों का है, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर क्या प्रेजेंट नहीं है, जल्दी से लिखो, आर एच प्रेजेंट नहीं है। और आर एच पॉजिटिव क्यों का है, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर आर एच प्रेजेंट है। ठीक है, इनका प्यार हुआ, इकरार हुआ, और फिर यहाँ पर फर्स्ट प्रेगनेंसी आ गई। ये कांग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी आ गई। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। और हमें पता है कि जो हमारे मदर वूम में जो बेबी होता है वो प्लेजेंटा से सेपरेटेड होता है मदर से। ठीक है ना, प्लेजेंटा से मम्मा का जो ब्लड होता है और जो बेबी का ब्लड होता है वो दोनों सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो ये जो प्लेजेंटा है ये क्या हो जाता है, ये रप्चर हो जाता है, फट जाता है।
रप्चर हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, जिससे जो मम्मा का ब्लड है और जो बेबी का ब्लड है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मिक्स। और क्योंकि ये मिक्स हो जाता है उसकी वजह से देखो यहाँ पे लिखा है RH एंटीजन ऑफ द फीटस डज नॉट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड। नहीं तब भी कम कर देते हैं। ठीक है, बाय प्लेजेंटा, प्लेजेंटा से क्या होता है, ये डिफरेंशिएटेड होता है, इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो मम्मा का ब्लड है और बेबी का ब्लड है वो नहीं जाता। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है फर्स्ट चाइल्ड का, तो क्या होता है कि यहाँ पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कुछ जो ब्लड का जो थोड़ा सा जो पार्ट है, ठीक है ना, कुछ स्मॉल अमाउंट में जो RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो फीटस का वो मम्मा के ब्लड से मिक्स हो जाए। तो इस केस में क्या होता है, जो मदर होती है अब उसको तो RH एंटीजन उसकी RBC के सरफेस में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या लगेगा कि ये कौन आ गया बाहर से, इसको हमें मारना पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट वो एंटी RH एंटीबॉडी बनाना, सॉरी एंटी RH एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगी अगेंस्ट RH एंटीजन, जिससे जो उसके ब्लड में जो बेबी का जो ब्लड मिक्स हुआ था उसमें जो RH पॉजिटिव था वो उसको किल कर पाए। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं जब ये एक बार बन जाती है तो स्टोर रहती है, यानी कि इनमें एक ऐसा डेटा होता है जिसमें अगर इनको एक बार ये बता दिया गया कि उनको इसी इंसान को मारना है तो उनको वो हमेशा याद रहता है। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तब क्या होगा कि जो RH एंटीबॉडीज होंगी मम्मा की, ठीक है ना, वो ब्लड में लीक कर सकती है फीटस के, जिसकी वजह से जो फीटस की यानी कि जो बेबी की जो RBC होगी वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से आप तो बेबी की जो है वो डेथ भी हो सकती है, ठीक है, या तो बेबी डेथ हो जाएगा डिलीवरी होते होते, नहीं तो फिर उसको बाद में जाके जब वो बड़ा होगा तो उसको एनीमिया या फिर जॉन्डिस जो है वो हो सकता है। लेकिन आजकल ये सब नहीं होता क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी जब हो जाती है, जब बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है मदर वूम से, तो उसके 72 घंटों में, ये एनसीईआरटी नहीं लिखती है कि उसके 72 घंटों में हमको मदर का जो ब्लड है उसमें एंटी-RH एंटीबॉडी ऐड करवानी पड़ती है इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट बर्थ हो गया चाइल्ड का, जिससे ये जो एंटीबॉडी बनी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी होगा वो आसानी से इजिली मदर वूम से निकल जाएगा। फिर आता है हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। पापा आ गए। इसको शुरू करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड को, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे थे कि इसको ना मैं करवा तो दूंगी लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसको मैं हमेशा कंफ्यूजन होता है मुझे, ये वाली एनसीईआरटी समझ ही नहीं आ रही है अच्छा तो इसको अपन क्या करेंगे, इससे पहले अपन लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम तक पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं ना लेफ्ट, इसका पेज हटाना पड़ेगा पहले, लीच इधर आओ, ये है अपना लेफ्ट, ठीक है, ओके, लिम्फ भी लेफ्ट, सर्कुलेटरी पाथवे से शुरू करते हैं, दोनों का अलग से वीडियो आएगा और आज ही आएगा, ठीक है। एक वो क्या बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करके अच्छा सा कंटेंट वो कर देना, उसे बना देना प्लीज। सर्कुलेटरी पाथवेज, देखो सर्कुलेटरी पाथवेज की बात करें तो सर्कुलेटरी पाथवे अपने पास दो तरीके से होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेशन।
द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन ये होता है कि ओपन सर्कुलेशन में पुअर ब्लड वेसल्स कनेक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, सिंपल ये। तो ओपन में क्या होता है कि blood pass pumped by the heart passes through large vessels into the open space or body cavities called the sinuses। डायरेक्टली जो ब्लड है वो हार्ट से पंप होता है और खाली कैविटीज को साइनसेस कहते हैं, वहां जाके चला जाता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं जो कि नहा लेते हैं ब्लड में। वहीं पे जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करता है, और ये जो होता है ये बहुत ही एडवांटेजेस होता है क्योंकि यहाँ पर जो है जो फ्लो है फ्लूइड का वो आसानी से हो जाता है आराम से बिना लॉस के किसी चीज के। ठीक है ना। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो जो वर्टिब्रेटास होते हैं उनके पास मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है ना। हमें तो ये पता है, लेकिन अगर जो फिशेज है जैसे फिशेज भी वर्टिब्रेट ही होती है, बट फिशेज की अगर हम बात करें तो उनके पास टू चेम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। वही जो एम्फीबियंस होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं क्रोकोडाइल को छोड़ के उनके पास थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि यहाँ पर अपने पास क्या होता है कि रिवीजन करवा दूँ कि सारे वर्टिब्री के ऑल वर्टिब्रेटा हैव मस्कुलर हार्ट। हार्ट होता है जिसमें से फिशेस के पास टू चेम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें एक एट्रिया एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के पास थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें से दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। फिर क्रोकोडाइल जो कि एक्सेप्शन होता है रेप्टाइली क्लास के, रेप्टीलिया क्लास का क्रोकोडाइल, ये जो होते हैं इनके पास फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है। ओके, और हमारे पास तो फोर चेम्बर्ड हार्ट होता ही है। ठीक है। ठीक है। तो बर्ड्स, वेयरएस क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स, तीन एग्जांपल्स क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके पास फोर चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, दो एट्रिया स्मॉल चेम्बर्स एंड दो वेंट्रिकल्स लार्ज चेम्बर्स। ठीक है। फिर अपने पास आ जाते हैं फिशेज में। ठीक है। फिशेज में जो हार्ट होता है ये पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को पूरी बॉडी में। फिर जो है गिल्स के थ्रू जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। ठीक है। गिल्स के थ्रू जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है एंड फिर पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होता है एंड फिर से वहीं से फिर से क्या होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट को वापस भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक बार ब्लड आया और गया, तो सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। तो फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन यहाँ पे होता है। क्या है खाली वेट इधर दो। खा लो तो खा ले आराम से। पहले तो खा ले।
पैक करने नहीं होता। हमें एक मेरे खुद दोनों खाई जा रही पड़ जाएगा क्या? लग जाएगा क्या? ये हाथ में ले। बैठी है यार ठीक है। ये ले हाथ में कुछ नहीं रखना। कर बा। हाथी में लग गए ऐसे। बे भाई कहाँ कहाँ भेज रहा है। रुक जा मैं आई जाती हूँ। क्या? ब्रो 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 कुछ और भी